आपको, फेजर डायग्राम नहीं खींच पा रहे हो तो बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे। सो जैसे यहाँ पे 1 दिया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं 4 जो 10 मार्क्स में आते हैं। तो वोल्टेज दिया होगा आपको, करंट दिया होगा, इसमें कई पार्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको किसी एक भी न्यूमेरिकल को अच्छे से करने आ गया तो आ जाएगा। सो मैं बताया था, तो इसमें आज मैं बताता हूं क्या क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने ये लिखा था, मैंने डिलीट नहीं किया है, कि जो भी फेजर्स हों वोल्टेज करंट के बीच में, जो भी हम वोल्टेज करंट के बीच में हम ऐसे कुछ भी ऐसे वी और ऐसे आई खींच दिए, कुछ भी, ये मान लो कोई वोल्टेज करंट दिया है, इसके बीच फेजर है, हम अभी एक क्वेश्चन लेंगे करेंगे, तो इनसे क्या क्या चीज मिलती है। मान लो मैंने कुछ ऐसा कुछ खींच दिया, ये ब्लू लाइन से जो मैंने खींची है वोल्टेज करंट, तो इससे हमें ये पता चलता है, फर्स्ट ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं कैसा दिया होगा। उसमें पहला पार्ट होगा ड्रा द फेजर डायग्राम। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, ड्रा द फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेज एंड करंट, पहला पार्ट ये होता है। ठीक है, तो आपको फेजर खींचना चाहिए, खींचना पड़ेगा, ये जो मैंने खींचा। तो फर्स्ट पार्ट होगा ड्रा द फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेज एंड करंट, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट होता है आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट्स, लिख रहे हो तो लिख लो, आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट्स एंड कैलकुलेट देयर वैल्यूज, आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट्स एंड कैलकुलेट देयर वैल्यूज। वो कैसे करते हैं मैं अभी सिखा दूंगा। ठीक, थर्ड पार्ट पूछते हैं कैलकुलेट पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर। ठीक, फोर्थ पार्ट पूछते हैं कैलकुलेट इंपीडेंस, कैलकुलेट इंपीडेंस, इंपीडेंस निकालने के लिए पूछेंगे। फिर पूछते हैं कैलकुलेट एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। ये 3 पावर क्या है बताएंगे। जो हमारे पावर, जो सपोज आपके सर के ऊपर सीलिंग फैन चल रहा है या कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल चलाते हो आप, तो डिवाइस में इंटर करने से पहले, डिवाइस में इंटर करने से पहले वो जो पावर होता है उसका नाम होता है एपरेंट पावर। ये होता है, ये वाली जो डिवाइस में इंटर करने से पहले ये पावर होती है, V इंटू आई। एपरेंट पावर मतलब V इंटू आई। ये 2 लाइन इसलिए खींची थी कि केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं। V इंटू आई, इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर, VA मतलब वोल्ट एम्पियर। तो ये पावर जो है हमारी बाहर से आती है, मतलब जनरेटिंग स्टेशन से ये पावर जनरेट किया जाता है और यही पावर भेजा जाता है, जिसको बोलते हैं V इंटू आई। सिंगल फेज में है तो V इंटू आई, जिसको कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पावर आने के बाद जब हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इंसर्ट करती है, तो हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो भी हो, पंखा हो या बल्ब हो या रेफ्रिजरेटर, उसका अपना कुछ पावर फैक्टर होता है जिसको cos थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो इस एस का, इस यस का यानी P इक्वल टू, ये P को बोलते हैं एक्टिव पावर या इसको बोलते हैं यूजफुल पावर। तो यस जो है, ये यस एपरेंट पावर या टोटल पावर कह सकते हो। इस टोटल पावर का कितना परसेंट यूज करेगा आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस, चाहे पंखा हो या बल्ब हो या रेफ्रिजरेटर, इसका कितना परसेंट, इस यस का कितना परसेंट यूज होगा, वो कौन डिसाइड करता है, उस डिवाइस का पावर फैक्टर। ये उसको cos थीटा बोलते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस का पावर फैक्टर बहुत अच्छा है, अच्छा का मतलब क्या, cos थीटा की वैल्यू देखो 0 और 1 के बीच में होती है, 0 एंड 1 के बीच में। यहां देखो मैं, ये 0 एंड 1 के बीच, तो मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा की कितनी हो सकती है, 1, और मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, और इन बिटवीन 0 एंड 1 जो भी हो। तो अगर आपके डिवाइस का पावर फैक्टर 1 है, 1 का मतलब जितना P इक्वल टू S, यानी जितना पावर आया पूरा का पूरा यूज हो गया, इसका ये मतलब होता है। अगर पावर फैक्टर कम हुआ, मान लो cos थीटा की वैल्यू 0.5 है,
0.5 जो भी हम प्रेस करते हैं ना, जो प्रेस होता है हमारा, जो हीटर होता है या जो एसी होती है, उसके जो कॉयल होते हैं उसकी वजह से cos थीटा की वैल्यू 0.5 हो जाती है। तो देखते हो आप, जो हीटर जलाते हो तो बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है, वो इसी की वजह से होती है। जो टोटल पावर आती है उसका केवल कितना परसेंट यूज हो पाता है? 50%। मतलब cos थीटा की वैल्यू 0.5 हो जाती है, या 0.2 भी हो सकती है। कॉयल अगर बहुत है तो उसकी वैल्यू 0.2 भी होती है। तो 0.2 का मतलब समझ रहे हो? जो यस है उसका केवल 20% यूज होगा, 80% वेस्ट हो जाएगा, मतलब यूज नहीं होगा। तो इसी वजह से ज्यादा पावर ड्रॉ करते हैं कौन? जितने भी इंडक्टिव मशीन्स होती हैं, जितने भी इंडक्टिव मशीन्स होती हैं। तो हीटर प्योरली कॉयल है, तो इस वजह से जो है क्या करता है, उसका पावर फैक्टर कम हो जाता है। प्रेस, जिससे आप कपड़ा प्रेस करते हो, उसमें भी कॉयल होता है, तो जिसकी वजह से पावर फैक्टर बहुत कम हो जाता है। जो टोटल पावर आता है उसका बहुत कम परसेंटेज यूज होता है। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है, तीन पावर होते हैं। अभी तक हम लोग बचपन से केवल एक पावर का नाम सुना है, जिसकी यूनिट क्या होती है? वाट। तो वाट उस पावर को कहते हैं जो यूज हो चुका, यानी जितना यूज हुआ, यूजफुल पावर को बोलते हैं। तो ये जो टोटल पावर का जितना परसेंट यूज हुआ उसको बोलते हैं पी, जिसकी यूनिट होती है वाट। ठीक है ना, वाट। और जितना नहीं यूज हुआ, वेस्ट हो गया, उसको बोलते हैं क्यू। क्यू मतलब रिएक्टिव पावर। तो एक होता है, इस पी के कई सारे नाम है। ये जो पी है ना, इसके तीन चार नाम है। इसको यूजफुल पावर भी बोलते हैं, एक्टिव पावर भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रू पावर भी बोलते हैं, एक्चुअल पावर भी बोलते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है? वाट। यही इसका काम का पावर कह लो। और एक पावर वेस्ट हो जाता है, नहीं, जो यूज नहीं हुआ, जो डिवाइस आपका यूज नहीं कर पाया, उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। एक फार्मूला होता है इसका, वी आई साइन थीटा। यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इसीलिए यहाँ पे लिखा है एस के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक पी एंड एस। ये पढ़ना भी है, और हमारे डेली लाइफ में तो यूज होता है, ये पढ़ना भी है। और ये 5 या 10 मार्क्स में आता है, डिस्कस एपरेंट एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर विद प्रॉपर पावर ट्रायंगल। तो अभी तो फिलहाल हम एक फेजर डायग्राम की बात कर रहे हैं कि इससे क्या हुआ। पहला पार्ट हमने बोला, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, कैलकुलेट पावर फैक्टर, कैलकुलेट पी क्यू एंड एस, ठीक है, एंड कैलकुलेट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस तो किसी भी चीज का V इक्वल टू IR से निकाल लेते हैं। तो यहाँ AC है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू जेड। आर की जगह जेड हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू V/I। तो यहाँ जो V और I है वो RMS वैल्यू है। सो V RMS बाई I RMS। ये दो लाइन खींचा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो इतनी चीजें हम केवल दो इक्वेशन जो दिया होता है ना, जैसे दिए नहीं थे तीन चार क्वेश्चन, V इक्वल टू 20 sin 3 140 और I इक्वल टू 5 sin 3 140 माइनस कुछ, तो उससे इतनी सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, इतनी सारी चीजें निकाल सकते हैं। इसी को लिखा है, क्या क्या पता चलता है उससे? इससे तो एक पता चलेगा कि करंट लीड कर रही है कि लैग कर रही है वोल्टेज से। कभी भी वोल्टेज लैग या लीड नहीं करता, जैसा कि मैं कल भी बताया था। वोल्टेज जहां भी होगा वो रेफरेंस वहीं में हम उसको एज्यूम करेंगे। कभी भी वोल्टेज लैग या लीड नहीं करता, ठीक है, ये कान में एकदम दिमाग में बैठा लो। AC सर्किट में वोल्टेज कभी चेंज नहीं होता। चेंज क्या होती? करंट। थीटा जो निकालोगे V और I के बीच, वो थीटा हो गया। अब वो थीटा निकालने के बाद आप पावर फैक्टर निकाल सकते हो, cos थीटा। अब ये पावर फैक्टर निकालने के बाद अगर करंट लैग कर रही है तो लैगिंग लिख देना, लीड कर रही है तो उसी के साथ ब्रैकेट में लीडिंग लिख देना। सर्किट एलिमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अभी एक टेबल बना देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें करेंगे। तो देखो, सर्किट एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ माउस से लिख रहा हूँ, इसलिए ऐसे ही है राइटिंग। तो एक टेबल बना लो, आप भी बना लो। एक में सीरियल नंबर, एक में थीटा। थीटा है क्या भाई? इट इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। थीटा क्या है? ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यानी जो फेजर खींचोगे आप, तो वो वोल्टेज और करंट, अगर एक वोल्टेज है तो एक वोल्टेज होगा, एक से ज्यादा अगर वोल्टेज होता तो उसका रिजल्टेंट ले लेते। तो अभी फिलहाल AC में एक वोल्टेज एक करंट, एक से ज्यादा होता तो क्या करते? रिजल्टेंट, चाहे वोल्टेज होता है या करंट। तो दिस इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट।
तो ये टेबल ये बता रहा है कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जो थीटा है, एक में वो बन लेगा, थर्ड में कौन कौन से एलिमेंट है वो पता लग जाए। कैसे चेक करते हैं? मान लो आपने फेजर खींचा और वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना आया? 0 डिग्री, मतलब करंट वोल्टेज के फेज में। तो ऐसे सर्किट में जिसमें वोल्टेज करंट के बीच 0 डिग्री एंगल हो, उस सर्किट में जो है प्योर रजिस्टर होगा। क्या होगा? प्योर रजिस्टर, प्योर रजिस्टर होगा। चलो यहां देखो, 0 डिग्री है मतलब वोल्टेज करंट सेम फेज में हो, तो उस सर्किट में प्योर रजिस्टर हो। तो आप लिखोगे एलिमेंट इन द सर्किट इज प्योर रजिस्टर। आर की वैल्यू निकाल लोगे, V इक्वल टू आई इंटू जेड करते हो तो जेड की जगह आर हो जाएगा R। अगर आप थीटा की वैल्यू जो आपने फेजर खींचा और करंट 90 डिग्री से लैग कर गई, वोल्टेज करंट के बीच कितना है? 90 डिग्री, और लैग कर रही है। लैग मतलब वोल्टेज से क्लॉकवाइज, वोल्टेज से क्लॉकवाइज लैग कर रही है, तो उस सर्किट में प्योर रजिस्टर, प्योर, उसमें प्योर इंडक्टर होगा। प्योर क्या होगा? इंडक्टर, प्योर इंडक्टर होगा, यानी कि वो सर्किट प्योरली इंडक्टिव है। मान लो आपने वोल्टेज करंट ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है, आपने फेजर डायग्राम खींचा और करंट 90 डिग्री से लीड कर गई, मतलब वोल्टेज के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चली गई 90 डिग्री से, तो उस केस में जो सर्किट में होगा वो प्योर कैपेसिटर होगा। तो आप कहोगे आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट ना, तो सर्किट एलिमेंट इज प्योर कैपेसिटर, और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जेड इक्वल टू वी बाई आई, और जेड की जगह हो जाएगा जो उसमें सर्किट का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, वो निकाल लेंगे। मान लो ना तो एंगल 0 डिग्री है, ना 90 डिग्री लैगिंग है, ना लीडिंग, एंगल 0 और 90 के बीच में आ गई, मतलब 30 डिग्री आ गई, 60 डिग्री आ गई, 45 डिग्री आ गई, तो कैसा एलिमेंट होगा? तो मान लो 30 डिग्री एंगल आया, यानी करंट 30 डिग्री से लैग कर रही है या लीड कर रही है। लैग या लीड तो करेगी, ये तो श्योर है। तो मान लो कि थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में आ गई और वो लैगिंग है। वो कैसी है? लैगिंग। तो उस समय लैगिंग है तो वो इंडक्टिव सर्किट है। चूंकि ये एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री से लैग करती तो प्योर एल होता ना, और 90 डिग्री से लीड करती तो प्योर सी होता। अब यहाँ लैग तो करी है तो इंडक्टिव तो है, लेकिन प्योर एल ना होगा, उसके साथ साथ आर भी हो जाता। तो आर एंड एल सर्किट, यानी उस सर्किट में जिसमें करंट 30 डिग्री से लैग करे, यानी ऐसा एंगल हो 0 और 90 के बीच में, मान लो 11.5 डिग्री से लैग कर रही है, तो कैसी सर्किट होगी? आर एंड एल, इंडक्टिव सर्किट होगी। प्योर इंडक्टिव नहीं होगी, लेकिन रजिस्टर एंड इंडक्टर होगी। ठीक, वैसे ही मान लो एंगल 0 और 90 के बीच में है, ठीक है, और वो लीडिंग है, तो वो सर्किट कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव है, बट प्योर कैपेसिटर ना होके रजिस्टर आर एंड सी। तो ये 5 स्टेप्स हो सकते हैं, 5 कंडीशंस हो सकती हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं कैसे। ये तो हुआ आपको कैसे करोगे। अब कैलकुलेशन की बात आएगी, आप खींचोगे, फेजर खींचोगे तो कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं यही बता दूं, फिर एक न्यूमेरिकल करके करता हूं। ठीक है, अभी जैसे इंटर में आप पढ़े होगे कि क्या पढ़े थे, जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, या जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे करते थे। वो भी पढ़ाना भी है मुझे, तो अब वो नहीं करेंगे। देखो क्या है, मैं डिलीट कर लूं फिर बता। मैंने इस एक पेज को ब्लैंक पेज इसलिए रखा है ताकि इसको एज ए ब्लैक बोर्ड यूज कर सकूं, ताकि आपको समझ में आए। चलो देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब आपको, आपने क्या किया, फेजर भी खींच लिया, बहुत बढ़िया जी, फेजर खींच लिया और सब कुछ। अगर कैलकुलेशन करना है तो मैंने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको सब पता चल गया, आप कैलकुलेशन करना है तो देखो, जो ये रजिस्टर है, ये आर, ठीक है,
ये जो रजिस्टिव सर्किट है ये एक्स डायरेक्शन में होगी, रियल मतलब एक्चुअल में पावर वेस्ट कराती है, इसीलिए रजिस्टर को रियल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं है, रजिस्टर इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं है, ये रियल क्वांटिटी, तो इसीलिए इसको एक्स एक्सिस पे ड्रा किया जाता है। ठीक है, और दो और क्वांटिटी होती है ना, एक एल होता है और एक सी। पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज करते हो चाहे घर में या बाहर, उसमें तीन ही एलिमेंट होते हैं, आर एल एंड सी। तो ये मत सोचना कि आगे और भी कुछ, जितनी भी आप अगले स्टैंडर्ड में चले जाओ, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उसमें तीन एलिमेंट मेजर होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, दैट्स ऑल। तो जब तीन ही होते हैं तो क्यों न जान लिया जाए। तो जो ये रजिस्टर होता है ना, इसी में पावर वेस्ट होती है, मतलब आई स्क्वायर आर लॉस केवल रजिस्टर में होगा और कहीं होता ही नहीं। इंडक्टर कैपेसिटर पावर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, इसको मैं अभी एक या दो लेक्चर के बाद प्रूव भी कराऊंगा। एग्जाम की बात है तो एग्जाम में आता भी है, प्रूव दैट इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट नो पावर इज कंज्यूम्ड। तो ये जो इंडक्टिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, ये रिएक्टिव पावर, एक रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है, एक रिएक्टिव पावर देता है। इनका बस रियल लाइफ में भी यही काम है, और पढ़ने वाले जो बुक में हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी यही काम है। क्या काम है? रजिस्टर का काम है पावर का वेस्टेज कराना, पावर वेस्ट कराता है ये हम पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था, रजिस्टर ऑलवेज डिसिपेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो ये हीट के फॉर्म में एनर्जी बर्बाद करता है, और ये सारी चीजें इमेजिनरी चीजें होती है। इमेजिनरी है तो इमेजिनरी एक्सिस पे हम इसको लिखेंगे, सीधी सी बात। इमेजिनरी है तो इमेजिनरी एक्सिस पे दिखाएंगे, ये रियल है तो रियल एक्सिस पे दिखा दिया, दैट्स ऑल, और कुछ करना ही नहीं। तो इसीलिए जो अब एल की यूनिट देखो हेनरी होती है, आप इतनी तो पता हो गई है आपको। इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। इसकी यूनिट क्या होती है? फैराड, या और छोटी यूनिट कह दो तो माइक्रो फैराड। यही तो होता है, सर के ऊपर सीलिंग फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिशियन से कहते हो कैपेसिटर खराब हो गया, तो क्या करता है? 5 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर लगा देगा, जबकि बहुत बड़ा माना जाता है, 2.5 का हटा के। तो माइक्रो फैराड या फैराड इसकी यूनिट होती है कैपेसिटर। आर की यूनिट क्या होती है, कोई बताएगा? रजिस्टर की यूनिट ओम। 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 तो अब बताओ, हमें मान लो तीनों को ऐड करना है या दो को ऐड करना है, तो ओम में हेनरी या फैराड ऐड होगा क्या? फैराड और हेनरी ओम में ऐड होंगे? जैसे मैं कहूं सेंटीमीटर में किलोग्राम ऐड हो जाएगा क्या? यूनिट सेम नहीं है ना। तो वही चीज कहने का मतलब, हेनरी में ओम ऐड होगा क्या? तो अब इस हेनरी को भी ओम बनाना पड़ेगा। ये मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं, जितने भी यूनिट 2 के न्यूमेरिकल होंगे उसमें ये चीज, यही गलती हो जाती है। बाकी के सारे स्टेप्स बच्चों के सही होते हैं। क्या करते हैं, पहले ही स्टेप में एल में आर को ऐड कर देते हैं। मालूम क्या करते हैं? आर में किसको ऐड कर देते हैं? एल को। अब बाकी बड़े बड़े न्यूमेरिकल कर डालते हैं। तो चूंकि ये पहला स्टेप ही ये गलत हो गया, इसीलिए बाकी आपने पूरे पेज में क्या किया है वो गलत होगा, 0 मार्क्स में। तो ये नहीं हो सकता, आर में एल ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आर की यूनिट ओम है और एल की यूनिट हेनरी है। ठीक है, तो इसीलिए एल को ओम में कन्वर्ट करो। तो एल को ओम में कन्वर्ट करने को कहते हैं एक्सएल। एक्सएल माइनस एक्सी इंटर में तो खूब पढ़े होगे, तो इसीलिए एक्सएल निकालना पड़ता है। एक्सएल इक्वल टू होता है, मालूम है क्या है? ओमेगा इंटू एल। ठीक है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा भी ना पता हो तो ओमेगा होता है 2। यही चीज नहीं निकाल पाते बच्चे, इसी वजह से उनका जो है इतना बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल करते हैं, सब 0 मिल जाते हैं। ये क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि इसकी यूनिट अब हो गई ओम। इसकी यूनिट क्या हो गई? ओम। तो ये एल जिसकी यूनिट हेनरी थी वो कन्वर्ट होके किस में चली गई? ओम में। अब ये आर में ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं अब कहूं कि आर में सर वो इंडक्टिव चीज वाली को ऐड करना है, क्या ऐड करें? एल की एक्सएल, तो एक्सएल। तो इसमें एल ये नहीं ऐड होगा। अगर आर में ऐड करोगे तो किसको ऐड करना पड़ेगा? एक्सएल। अब ये एक्सएल है, बहुत बच्चों की तरह सिखा रहा हूं, देखो एक्सएल।
अब ये आर प्लस एक्सएल भी नहीं लिख सकते। क्यों सर, ये क्यों नहीं लिख सकते? अब तो ओम ओम हो गया। वो इसलिए नहीं लिख सकते कि आर रियल है और एक्सएल इमेजिनरी है। इमेजिनरी एक्सिस को किसको कहते हैं? वाई एक्सिस को ना। इमेजिनरी किसको बोलते हो आप? वाई एक्सिस को। तो एक्सएल वाई एक्सिस पे है, इसीलिए जब भी आगे देखोगे, अभी मैं अभी से सिखा दे रहा हूं, तो ये वाई एक्सिस वाली चीजों में जे लगा देते हैं। जे, जैसे इंटर में आप ए आई लगाते होगे, इंटर में क्या लगाते थे? ए प्लस आई बी, ऐसे लिखते थे ना। इमेजिनरी एक्सिस को कैसे दिखाते थे? ऐसे, रिजल्टेंट ऐसे आ जाता। तो ए इज रियल, ठीक है ना। और इमेजिनरी वाला पार्ट किससे होता था? बी से। तो यहाँ इमेजिनरी वाले पार्ट को आई से न लिख के जे से लिखते हैं। जे मतलब जकोबियन होता है मैथ में, आई मतलब जकोबियन। तो जो रियल चीज होगा, जैसे इम्पिडेंस मुझे इंडक्टिव सर्किट का लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, आर प्लस जे एक्सएल। जे एल नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये ओम है, ओम में ओम ही ऐड होगा। तो ये जे, ये इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं। आगे बताएंगे, मैं अभी थोड़ा सा हिंट देते चल रहा हूं। तो अब देखो, आर को तो मैं ऐसे खींच दिया, तो अब जे, मैं एक्सेल को कहां खींचूंगा? ऐसे। ये ऊपर क्यों खींचूंगा, ये बताने के लिए मैं इतनी देर से कसरत कर रहा हूं। इसको मैं दिखाऊंगा ऐसे, एक्स एल। चाहो तो यहाँ जे दिखाओ या ना दिखाओ। क्यों उस वाई एक्सिस पे दिखाया हूं इसको? इमेजिनरी पार्ट। यहाँ प्लस था, इसलिए ऊपर खींच दिया। मान लो कैपेसिटेंस को दिखाना है, तो वो किधर दिखाओगे? तो कैपेसिटेंस में माइनस लगा होता है। अगर मुझे कैपेसिटिव इंपिडेंस लिखना है तो ऐसे लिखूंगा, आर माइनस जे एक्सी, ऐसे। ये होता है इंपिडेंस कैपेसिटर के केस में। तो कैपेसिटर के लिए मुझे अगर दिखाना होगा, तो ये आर, अब चूंकि माइनस है ना यहाँ, तो आप माइनस जानते ही हो, ये माइनस के लिए वाई एक्सिस किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाता है। ये प्लस था तो ऊपर चला गया, तो ये इधर चला जाता है। कब? जब एक्सी। तो मैं एक तरह से अभी आरएलसी का भी एक आपको हिंट देते चल रहा हूं कि कैसे वहां खींचूंगा, माइनस एक्स। अच्छा, जे चाहो तो लगा दो, चाहे तो मत लगाओ। जे ये रिप्रेजेंट करता है कि इमेजिनरी पार्ट। तो आरसी सर्किट को ऐसे दिखाएंगे, जिसका इंपिडेंस, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इंपिडेंस। और इसमें आरएल होगा तो इनका रिजल्टेंट ये इंपिडेंस, ये रिजल्टेंट हो गया, और ये हो गया थीटा, ऐसे। तो इसीलिए जब आगे अभी आओगे तो देखोगे, आरएल सर्किट होगा तो ऐसा, आरसी होगा तो ऐसा। और आरएलसी करना हो तो क्या करेंगे? इस एल और सी को जोड़ देंगे, और मान लेंगे कि जी एल सी से बड़ा है, तो ऊपर दिखा देंगे एक्सएल माइनस एक्स होगा, लेकिन वाई एक्सिस पे। इमेजिनरी वाली चीज वाई एक्सिस पे ही होंगी। तो उसी को कहते हो आरएलसी सर्किट हो गया। पता नहीं, इंटर में डर भी लग रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज होता है। जैसे एक्सेल ऐसे निकालना हो, तो जब कभी एक्स से निकालना होगा तो एक्स इक्वल टू होता है 1/ओमेगा से, 1/ओमेगा से कैलकुलेट करना होगा तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। ये बात की बात है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी से मैं इसमें डालते चल रहा हूँ कि सेम यूनिट की चीजें ऐड होती हैं, जो आप लोग हाई स्कूल इंटर से पढ़ते आ रहे हैं। यूनिट सेम करने के लिए एक्सेल और एक्सी निकालना पड़ता है। एक्सेल को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सी को कहते हैं इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का मतलब रिएक्टिव पावर ये कंज्यूम करते हैं। ध्यान से सुनना, रिएक्टेंस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनमें रिएक्टिव पावर यूज होता है, एक्टिव पावर नहीं। एक्टिव पावर तो काम का पावर होता है, और रिएक्टिव पावर बेकार वाला होता है। तो जो बेकार वाला पावर है वो प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर ये लेते हैं। इसीलिए इनमें जो एलिमेंट है उनको नाम दिया गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर वाले में दिया गया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मैं, ठीक है, ये इंपिडेंस। तो अभी अगर मैं इससे कैलकुलेशन करना चाहूं, मुझे तो अभी कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करना तो इंटर में देखे तो कैसे, कोई राइट ट्रायंगल हो तो क्या करते हो? कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो करते हो। यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सो अगर मैं कहूं
इंटरनल जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यही होता है ना। इससे आप जेड तो निकाल लोगे, आर मालूम होगा, निकाल ले तो ऐसे करके। तो अब ये वाला मत यूज करना, ये वाला छोड़ दो। अब सिंपल अपने बीटेक में आ गए तो सिंपल वाला यूज करो। सिंपल वाले का मतलब कास थीटा इक्वल टू, देखो इसमें क्या होगा, कास थीटा इक्वल टू, कास थीटा क्या होता है, आधार यानी बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण यानी आर डिवाइडेड बाई जेड। केवल मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान रखना। जब ये पावर निकालते हैं तो केवल क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड, इसमें यूनिट नहीं होता। तो यहां से आर निकाल लोगे, कितना होगा आर, जेड कॉस थीटा। तो अब ये यूज करेंगे, कभी आर निकालना हो तो डायरेक्ट आप चाहो तो याद भी कर लेना, अभी मैं बता रहा हूँ ये आया कहां से। आर इक्वल टू जेड कॉस थीटा विल बी यूज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, याद रहेगा। अभी जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर नहीं करेंगे आज। वैसे ही साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा इक्वल टू, देखो इसी ट्रायंगल से देखो, ये तो मैंने खींचा है ना, समझा के खींचा इस ट्रायंगल को, एक्सएल बाई जेड। एक्सएल बाई जेड। वैसे ही अगर कहीं एक्सी हो जाएगा तो एक्सी बाई जेड हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं होता। हाँ, मैं माउस से लिख रहा हूं ना, एक्सएल बाई जेड, ठीक है। तो यहां से एक्सएल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सो दिस एक्सएल इक्वल टू जेड साइन थीटा, ठीक है। बहुत ध्यान से सीखना है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है। ये अगर ये आ गया तो आपको यूनिट 2 ही नहीं, जितनी भी ऐसे ठीक है, यहां से एक्सेल निकालोगे तो एल तो आया नहीं अभी। एक्सेल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। सो ओमेगा एल इक्वल टू दिस वन। सो एल इक्वल टू जो भी आए, जो वैल्यू आए ओमेगा की वैल्यू रख देना। ओमेगा होता कितना है वैद्य में, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, ठीक है। और इंडियन फ्रीक्वेंसी कितनी, 50, तो 50 इंटू 200, तो 3.14 इंटू 100 कितना हुआ, 314। इसीलिए हर जगह लिखा होता है 314, लिखा है तो ना 314 टी, तो 314 टी मतलब ओमेगा टी होता है। यहाँ रख दोगे तो एल की वैल्यू निकल आएगी। ये मैं क्यों बताया अभी, क्योंकि आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट्स आप निकालोगे तो आप पता कर ली, मान लो सर्किट में आर एंड एल है, राइट, आर एंड एल है, तो आर एल एंड पता करने से तो काम नहीं चलेगा ना, आपको निकाल फाइंड आउट भी करनी पड़ेगी। सो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, जेड कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, आपको थीटा पता हो जाएगा। वी आई जब ड्रॉ करोगे तो वोल्टेज करंट के बीच का फेज डिफरेंस निकाल लिया, तो उससे कॉस इंटू उतना कर दोगे तो कॉस थीटा आएगा। जेड कहां से निकालोगे, जेड इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आई, सिंपल, वी बाई आई यानी वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस। केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, केवल क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड, वी बाई आई। ये कहां से आया, वी इक्वल टू आई आर होता है तो सभी को पता है, वी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ आर की जगह इम्पिडेंस हो जाएगा, एसी है तो, ठीक है। तो जेड यहां से रख देंगे। वैसे ही ये क्या होगा, जेड साइन थीटा, जेड निकाल चुके हो, साइन एंगल निकाल के रखते हैं, ठीक। तो इस तरह से आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट्स एंड फाइंड देयर वैल्यूज। ये कहने को तो एक न्यूमेरिकल मैंने बताया, सारे के सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व होते हैं, सारे के सारे जितने आरएलसी वाले होंगे। एक्सी अगर मान लो यहाँ पे एक्सेल की जगह एक्सी होता तो क्या करते, तो एक्सी निकाल लेते, एक्स इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, यहां से सी निकाल लेते, ठीक है। तो चलो ये तो आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट्स फाइंड देयर वैल्यूज हो गया। अगर कोई पूछता है सर एक्टिव रिएक्टिव अपरेंट पावर कैसे निकालेंगे, तो एक्टिव पावर होता है वी आई कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा पता है रख देना, वी आई मालूम है, यूनिट ध्यान रखना होता है वाट, क्यू की वैल्यू निकाल लेना, यूनिट वी आर और एस। अब एक न्यूमेरिकल लेके करते हैं, नहीं तो क्लियर तो नहीं होगा। अब आई थिंक अब आपको समझ में आएगा चीजें, नहीं तो ये पीडीएफ देने के बाद भी
समझ में नहीं आता जब तक मैं समझाऊं नहीं, आपने क्लास नहीं किया। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल यहाँ किया गया है, मैं इसको नहीं मिटाता हूं, इस वाले को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कलर दूसरा ले लेता हूं, येलो। चल, इसको करना है क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। ठीक है, दिस 2 क्या दिया हुआ है, दिस v इक्वल टू 20 sin 3 140 एंड i इक्वल टू 5 sin 3 140 माइनस 60, ये एम्पियर है। और ये है तो क्या होना चाहिए था यहाँ, वोल्टेज। क्या क्या निकालना है इसमें लिखा नहीं है, मैं बोल देता हूं। इसमें क्या लिखा है, जो अभी बोला था मैंने, क्या बोला था, ड्रा द फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेज एंड करंट, ये पार्ट 1 है। ड्रा द फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेज एंड करंट, ये पार्ट 1 यहाँ किया है। जो येलो लाइन से मैं खींच रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, जो रेड और ब्लू लाइन से खींची हुई है पहले की, तो येलो लाइन से मैं बता रहा हूँ। सो ड्रा दी फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज में देखो ये 20 sin 3 140, ठीक है ना, यानी 3 140 में कुछ भी चीज प्लस कुछ भी माइनस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज को एक्स डायरेक्शन में खींचा जाएगा। ठीक, ये खींचा गया, मैं इसी पे ओवर राइट कर रहा हूं, ये खींचा गया, ये खींच के मैंने एरो लगा दिया, क्योंकि वेक्टर है तो एरो लगा दिया। एरो लगाने के बाद इसकी लेंथ की वैल्यू कितनी होती है, आरएमएस वैल्यू, किसका, वोल्टेज का आरएमएस। साइनोसॉइडल फंक्शन है तो Vm बाई रूट टू, तो Vm कितना है 20, सो 20 बाई रूट टू वोल्टेज, ये 20 बाई रूट टू यहाँ लिखा हुआ, 20 बाई रूट टू, ठीक है ना, वोल्ट। करंट पे देखते हैं, करंट है I इक्वल टू 5 साइन 3 140 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो 5 तो 20 से तो बहुत कम है, लेकिन इसमें 3 1 4 मतलब वही ओमेगा जो थोड़ी देर पहले बताया। देखो ये है ना 3 1 4 किसकी, ओमेगा की वैल्यू आती है, तो इससे परेशान मत होना कि 3 1 4 क्या चीज है, ओमेगा टी ही है। तो माइनस 60 डिग्री, तो माइनस का मतलब ये हुआ कि इस वोल्टेज से लैग कर रही है, वोल्टेज से लैग कर रही है, तो ये एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर होगा। तो ये यहाँ तो ये रहा वोल्टेज, इससे लैग कर गई, ये लैग कर, कितने एंगल से लैग किया, 60 डिग्री से, ये 60 डिग्री से लैग कर गई, ठीक है जी। अब लेंथ कितनी है इसकी, 5 मतलब 20 का 1/4, तो इसलिए यहाँ पे जो ये लैग करी है, ये इसकी लेंथ 5 बाई रूट टू क्यों किया, बाई बाई क्योंकि साइनोसॉइडल फंक्शन है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, Vm बाई रूट, या करंट है तो Im बाई रूट, ये कितना एम्पियर, ये एंगल हुआ 50, तो इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। ये इसके 2 मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। ये कितने मार्क्स का काम किया अभी आपने, 2 मार्क्स। तो आपने फेजर खींच लिया, 2 मार्क्स मिल गए, पार्ट 1 कंप्लीटेड। पार्ट 2 कहते हैं आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट्स एंड कैलकुलेट देयर वैल्यूज। आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट्स एंड कैलकुलेट देयर वैल्यूज। तो एंगल पता करो, टेबल से देखो, टेबल था ना, मिटा दिया हमने। टेबल से पता करो जरा कौन सा केस आ रहा है, कौन बताएगा। एंगल देखो, वोल्टेज करंट के बीच कितना एंगल है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, इसके एंगल, इसके बीच एंगल 60, और लैग कर रही है ना करंट। कैसे पता लगा लैग कर रही है, क्योंकि वोल्टेज के क्लॉकवाइज में, अगर वोल्टेज के एंटी क्लॉकवाइज में होती तो लीड करती, तो क्लॉकवाइज में है 60 डिग्री से लैग कर रही है, तो ये 60 डिग्री 90 से तो कम ही हुआ ना। तो जब कम हुआ तो उस सर्किट में क्या होगा, रजिस्टर एंड इंडक्टर। एक दो बार रिवाइज करोगे तो आ जाएगा। तो देखो 60 डिग्री लैगिंग है, उसमें एलिमेंट्स क्या है, रजिस्टर एंड इंडक्टर्स, ठीक है, रजिस्टर एंड इंडक्टर्स। अब कैलकुलेट कैसे करोगे, ये आपने पता लगा लिया कि जो सर्किट जिसमें ये वोल्टेज और करंट फ्लो हो रही है उसमें रजिस्टर इंडक्टर है। अब आपको कैलकुलेट करना है, तो मैंने अभी बताया ना, R इक्वल टू जेड कास थीटा और XL इक्वल टू जेड साइन थीटा कर देंगे। तो अब आपके पास 2 क्वेश्चन है,
एक जेड निकालो और एक थीटा तो पता ही है 60 डिग्री। तो जेड तो निकालो पहले। जेड कैसे निकालोगे? वी बाई आई। यहाँ देखो जेड निकाला हुआ है। ठीक है, ये जो पीडीएफ भेजा हूं उसी का है, लेकिन ये जब तक मैं समझाऊंगा नहीं समझ नहीं आएगा, इसलिए जरूरी है। वी बाई आई, वी आर एम एस बाई आई आर एम एस, 4 ओम आ गया। ठीक है, इस 4 ओम को आप रख दो यहाँ पे। 4 cos 60 आ गया 2 ओम। सो आर की वैल्यू आ गई। एक्सएल की वैल्यू जेड साइन थीटा, साइन 60 कर दिया। एक्सएल इक्वल टू बताया ना, ओमेगा इंटू क्या होता है? एल, ओमेगा एल। तो यहां से एल आ गया। कर लोगे ना, एक बार घर पे करना पड़ेगा सभी को। एक्टिव पावर देखो वी आई कास थीटा, तो वी आर एम एस आपको पता है 20/√2 है। करंट में 5/√2 कास थीटा रख दिया है, तो ये 25 हुआ। क्यू की वैल्यू वी आई साइन थीटा। ठीक है, वी आई साइन थीटा, ये कर लिया। ठीक है, एस इक्वल टू वी आई कास थीटा। पावर फैक्टर कैसे निकालोगे? कास 60 कर दोगे तो 1/2.5 आ जाएगा। तो इस तरह से एक पूरा न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। ये अभी तो पार्ट में मैंने कराया, अभी एक दो लेक्चर के बाद देखोगे केवल पी क्यू एस निकालने के लिए 10 नंबर में आता है। 10 नंबर में केवल क्या आता है? ये निकालने के लिए पार्ट 4 कि कैलकुलेट पी क्यू एस। 2 इक्वेशन दिए होंगे, वो 10 मार्क्स में होगा। अब फेजर खींचना होता है। तो आई थिंक अब आप कर सकते हो। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखा है, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर। तो अब आप इस पीडीएफ के हेल्प से देखो, हमने ये चीज जो लिखी है ना यहाँ, एंगल इतना इतना, तो जो टेबल में मैंने करा दिया ना उसी को यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है। कितना हो तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये हो तो क्या होगा, 90 हो तो क्या होगा। ठीक है, ये आपके पास हमने कुछ दिया है, इसका फेजर भी खींचा था। आप कोई भी एक न्यूमेरिकल ले लेना इसमें से। अभी मैंने फर्स्ट लिया था, कौन सा? ये। इसका लेके सारे पार्ट्स में करने की कोशिश किया। अब आप क्या करोगे? इस सेकेंड को लोगे, इसके पार्ट्स करोगे, एक या दो अपने से करोगे। फंसते हो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बिना बेहिचक पूछ लेना। ठीक है।